सेकंड लेक्चर है। सैटरडे शनिवार 12 बज चुके हैं, तो आप सब लोग आ जाइए। ये यूट्यूब पर प्रीमियर चल रहा है। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली, ये हमारा टॉपिक है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम। तो आज हम एक्चुअली में ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है, तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 आएगा। अदरवाइज़ पार्ट 2 में अगर कंप्लीट हो गया तो पार्ट 2 में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि कितने पार्ट्स में वीडियो आ रहा है, हमें यहाँ देखना है कि पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। तो स्वागत करता हूँ मैं प्रेमपाल सिंह, और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना कुछ देरी किए आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो की PDF जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें वीडियो में, वो PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें ये PDF फॉरवर्ड कर दी जाएगी, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि बैंकों की ज़रूरत क्यों पड़ी। बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, समझिएगा बात को, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या हो सकता है उस पैसे का? यही हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और खर्चे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस तरफ इशारा कर रहा है? महंगाई की तरफ इशारा कर रहा है। वही अगर आपकी जेब में पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो मार्केट में जाके आप ख़रीदारी सबसे ज़्यादा करोगे, और ख़रीदारी ज़्यादा करोगे तो जो गुड्स और सर्विसेज है, सामान है, उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में आगे समझेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो क्या हो सकता है पहला रिजल्ट, कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे अगर बढ़ेंगे तो वो इन्फ्लेशन की तरफ इंडिकेशन देंगे और इशारा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, वो महंगाई बढ़ाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं पैसा, जो आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ये बढ़ेगा तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने 1000 रुपये शाम को अपनी पॉकेट में रखे हैं और कल वो 1100 रुपये हो जाएं ऑटोमेटिक बढ़ के, तो बढ़ेंगे तो नहीं, वैसे के वैसे आइडल कैश पड़ा रहेगा। तीसरा क्या होगा? चांस रहेगा इसका चोरी होने का। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो हमेशा डर रहेगा आपको कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये 3 प्रॉब्लम होंगी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी संस्था की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तब जो कॉन्सेप्ट आता है बैंक का, तब ज़रूरत हमें महसूस होती है बैंक की। बैंक क्या करता है? बैंक जो है उन लोगों से पैसा लेता है जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, और बदले में बैंक उन्हें क्या देता है? ब्याज देता है। तो उनका भी फायदा हो गया, चोरी होने से बच गया पैसा, और पैसा बढ़ के भी मिल रहा है। भाई खाली पैसा पड़ा हुआ था तो बढ़ तो नहीं रहा था, लेकिन बैंक ने ले लिया उससे पैसा, तो बैंक उसको ब्याज भी दे रही है और पैसा तो वापस करेगी ही, तो उसको बढ़ के पैसा मिल रहा है, उसको भी फायदा हो गया। दूसरा, बैंक जिस व्यक्ति को कर्ज देगी उससे ब्याज लेगी, तो इसमें बैंक का भी मुनाफा है। और जिसके पास पैसा नहीं था, कोई मान लो बिजनेस करना चाहता है या पर्सनल खर्च के लिए पैसा चाहता है वो, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है बहुत ज़्यादा, आइडिया उसके पास है कि बिजनेस बहुत अच्छा कर जाएगा वो, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसका वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। और नॉर्मल लोग तो पैसा उधार देंगे नहीं, क्योंकि उनको डर रहेगा कि मेरा पैसा वापस करेगा ये कि नहीं करेगा। लेकिन बैंक जो है उनको पैसा देगी और बदले में ब्याज लेगी और पैसा भी वसूलेगी, तो यहाँ पे बैंक का भी फ़ायदा हो गया। तो ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना बैंक से। भाई जब बैंक नहीं थी तो आपका पैसा पड़ा रहता था और आपके खर्चे बढ़ाता था और महंगाई बढ़ती थी, और अगर आप खर्च नहीं कर पाते थे तो पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा रहता था, बढ़ता तो नहीं था, इंक्रीज़ नहीं होता था। और तीसरा, चोरी होने का खतरा रहता था। तो इन तीनों चीज़ों की समस्या का समाधान हो गया बैंक आने से। जिसके पास ज़्यादा पैसा है बैंक उससे ले लेगी, और जिसके पास कम पैसा है वो बैंक उसको दे देगी। तो दोनों का काम चल गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे बैंक पैसा लेगी उसको ब्याज देगी बैंक, और जिसको बैंक पैसा देगी उससे ब्याज लेगी, क्योंकि उसका काम चलाया है बैंक ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक में
और जो डिपॉजिटर है, जो पैसा जमा करने वाला व्यक्ति है वो, और बोरोवर जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति, इन तीनों में सबसे अहम भूमिका किसकी है? इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है इनमें? तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिपॉजिटर। भाई अगर डिपॉजिटर बैंक में पैसा जमा करने आएगा ही नहीं तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? और बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक कर्ज कैसे बांटेगी लोगों को? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है जो परफॉर्म किया जा रहा है वो है डिपॉजिटर के द्वारा। तो ध्यान रखना, बैंक में, डिपॉजिटर में और बोरोवर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? डिपॉजिटर है। ये आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है ये। और अब बात आती है कि लोगों की समस्या तो सॉल्व कर दी, अब कहीं यही बैंक लोगों के साथ धोखेबाजी कर दी है। तो महाराष्ट्र वाला केस सुना था ना आपने, कई लोगों के पैसे जमा थे और महाराष्ट्र वाली बैंक में जो है लफड़ा हो गया तो सारे के सारे सभी लोगों के पैसे मारे गए। तो ऐसा लफड़ा बार बार ना हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन बैंकों के ऊपर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इनको जो है बांध कर रख सके, इनकी जो नाक में नकेल पहना सके और इनको तुरंत इनको हमेशा टाइम टू टाइम रिमाइंड दिलाती रहा करे कि लोगों का पैसा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हुए हैं आपको देखने के लिए। तो ऐसे में ये जो SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब बैंकों के ऊपर भी एक बैंक होगा, वो उसे हम कहेंगे सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। RBI क्या करता है? इन बैंकों के ऊपर निगरानी करता है कि ये बैंक आम लोगों का पैसा मार के न चले जाएं। ठीक है, तो ये हो गया RBI के बारे में, जो कि सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है इंडिया में सभी बैंकों के ऊपर नज़र रखने के लिए और इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो आपसे पूछा जाता है भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो क्या करता है? लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि कहीं ये जो कमर्शियल बैंक हैं वो लोगों का पैसा ना मार पाएँ। ठीक है, अब बैंक में आपने देखा होगा नॉर्मली, जनरली आपको पता ही होगा, करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है लोगों को, सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है बैंक के द्वारा, फिक्स डिपॉजिट में भी ब्याज मिलता है। तो करेंट अकाउंट में जो पैसा जमा होता है और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत कौन से अकाउंट आता है, तो आपको बताना है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिलकर ही डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इन दोनों में जो पैसा जमा किया जाता है उस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्यों कहते हैं डिमांड डिपॉजिट? क्योंकि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसा अगर जमा किया जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी आकर अपना पैसा मांग सकता है और बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा, मतलब कभी भी वो डिमांड कर सकता है अपने पैसे की, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा जमा होता है उसे हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। आपने फिक्स डिपॉजिट FD का नाम सुना है, तो 6 साल के लिए होती है, फिक्स टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो 6 साल से पहले कोई भी कस्टमर पैसा मांगने नहीं आ सकता बैंक के पास। अगर पैसा मांगने आएगा 6 साल से पहले तो उसे जो है चार्ज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मतलब उसका पैसा कट जाएगा, पूरा पैसा उसको नहीं मिलेगा, चार्ज कट जाएगा। तो ये एक फिक्स टाइम के बाद डिपॉजिटर जो डिपॉजिट किया है पैसा, वो पैसा विड्रॉ करने के लिए आता है एक फिक्स टाइम के बाद, इसलिए इसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो FD में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी और एसेट में अंतर क्या होता है। 2 टर्मिनोलॉजी हैं, लायबिलिटीज और एसेट। लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमें किसी की वापस करनी है, ध्यान से समझिएगा। लायबिलिटी वो टर्मिनोलॉजी है, वो चीज है जो हमें किसी की वापस करनी है, समझ गए। अब लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। अब बात कर लेते हैं एसेट की। हमने बात की एसेट वो चीज है जो हमारी खुद की है। अब आप मुझे बताइए बैंक के लिए एसेट क्या होगी और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होगी। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है आपको, तो ध्यान रखिए। बैंक में कस्टमर पैसा जमा करता है, तो बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है डिपॉजिटर के द्वारा वो बैंक की लायबिलिटी है। वो पैसा बैंक को वापस करना है, उसका खुद का पैसा नहीं है वो। तो बैंक के लिए लायबिलिटी क्या हो गई? कस्टमर के डिपॉजिट। ठीक है, और एसेट्स क्या हो गए बैंक के लिए? बैंक ने जो लोन बांट रखा है मार्केट में लोगों को, वो पैसा वापस आएगा बैंक के पास, तो बैंक के लिए वो हो गई एसेट्स उसकी। ठीक है, तो अब बात आती है डिमांड पे आ जाते हैं। डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी,
लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो वापस करना पड़ेगा बैंक को, लोगों को, तो ये हो गई डिमांड लायबिलिटी, क्योंकि कभी भी डिमांड आ सकती है कस्टमर की तरफ से। फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा जमा होता है वो एक फिक्स टाइम के बाद वापस करती है बैंक, तो इसे हम टाइम लायबिलिटी कहेंगे। और डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी दोनों को टोटल कर दिया जाए तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकल कर आता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब बात आती है सरकार द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए CRR, SLR, रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। ये हम मॉनेटरी पॉलिसी, अगला हमारा जो लेक्चर होगा, अगला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। बड़ा डिटेल में लेक्चर होगा, इंटरेस्ट आएगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो CRR, SLR, रेपो रेट हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे उस लेक्चर में। अभी आपको ध्यान देना है कि सरकार द्वारा जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR, SLR, रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इन सभी की गणना करने के लिए और CRR, SLR और रेपो रेट निकालने के लिए NDTL का इस्तेमाल किया जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है? डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी, अगर दोनों को टोटल कर दिया जाए तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकल कर आता है। CRR, SLR और रेपो रेट की गणना करने के लिए हम NDTL का इस्तेमाल करते हैं और NDTL टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से ही निकलता है। NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखिए NDTL समझते हैं हम, हर बैंक में ग्राहक पर्सनल रूप से या किसी संस्था के द्वारा पैसा जमा करते हैं। पता है आपको ये बात? बैंक उनको यह पैसे ब्याज के साथ वापस देती है, ये भी पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सभी जमा राशि को लायबिलिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक वापस करेगी इस पैसे को, बैंक का खुद का पैसा तो है नहीं। बैंक की कुल लायबिलिटी को NDTL कहा जाता है। बैंक की जो टोटल लायबिलिटी है उसको NDTL कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैसे निकलता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बैंक की जो टोटल लायबिलिटी है उसको NDTL कहा जाता है, जिसके आधार पर CRR और SLR की गणना की जाती है। NDTL को और अच्छे से समझने के लिए हमें डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी को डिटेल में समझना पड़ेगा। डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं, डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं जिसे ग्राहक के द्वारा ऑन डिमांड वापस मांगा जा सकता है। ऑन डिमांड इन द सेंस ग्राहक कभी भी काउंटर पे आकर खड़ा हो सकता है और अपना पैसा मांग सकता है, इसे ऑन डिमांड कहेंगे। तो बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट होता है जिसे ग्राहक के द्वारा ऑन डिमांड वापस मांगा जा सकता है उसे डिमांड लायबिलिटी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है वो डिमांड लायबिलिटी है। करेंट अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है वो डिमांड लायबिलिटी है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो पैसा जमा हो रहा है वो डिमांड लायबिलिटी है। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी वो भी डिमांड लायबिलिटी है। डिमांड लायबिलिटी कुछ इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें से जब चाहे पैसा निकाला जा सकता है कस्टमर के द्वारा। टाइम लायबिलिटी क्या होती है? यह कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे एक समय के बाद ही आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। टाइम लायबिलिटी के उदाहरण क्या है? फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा जमा करेंगे एक समय के बाद ही निकाल सकते हैं आप। कैश सर्टिफिकेट होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। इनमें जो पैसा जमा होता है ना, ये फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होते हैं सारे। इनमें जो पैसा जमा होता है उसे कस्टमर कभी भी आके जब उसका मन करे तब नहीं निकाल सकता, एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकता है। तो ये ऑन डिमांड नहीं होते हैं, ये एक फिक्स टाइम के बाद ही निकाल सकता है कस्टमर, तो इसे हम टाइम लायबिलिटी कहेंगे। ये सभी टाइम लायबिलिटी के उदाहरण हैं। इसमें से पैसे निकालने के लिए एक टाइम की लिमिट होती है, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। अब आते हैं टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी के अलावा भी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जिसे हम अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं, ODTL। बैंक में डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट, बैंक में डिपॉजिटर जो पैसा जमा करता है उस पर जो ब्याज देता है बैंक, वो इंटरेस्ट, बिल, अनपेड डिविडेंड जैसे डिपॉजिट्स को अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ में काउंट किया जाता है। बैंक अपने पास की डिपॉजिट्स को, ध्यान रखिएगा, बैंक के पास बहुत सारा पैसा आता है, कस्टमर जमा करते हैं बैंक में, लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक में जो पैसा आया है उसमें से कुछ पैसे को बैंक किसी दूसरी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं।
भाई एक्स्ट्रा पैसा होता है तो बैंक क्या करते हैं कि एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो एसबीआई पीएनबी से क्या कहेगी, पीएनबी भाई आप ऐसा करो, हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, हमारे पास रखा हुआ है, आप इसको इस्तेमाल कर लो, हमें थोड़ी सी इंटरेस्ट ही मिल जाएगा आपसे। तो बैंक अपने पास में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से कुछ पैसा वो अन्य बैंकों में भी डिपॉजिट करते हैं। इस तरह के डिपॉजिट्स को एनडीटीएल में काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एनडीटीएल का फॉर्मूला क्या होता है, डिमांड लायबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस टाइम लायबिलिटी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, माइनस करेंगे जो बैंक ने दूसरे बैंक में पैसा जमा करके रखा है, डिपॉजिट इन अदर बैंक। मान लीजिए एसबीआई की हम एनडीटीएल निकाल रहे हैं टोटल, तो एसबीआई का डिमांड लायबिलिटी टोटल रखेंगे, प्लस टाइम लायबिलिटी जोड़ेंगे, प्लस अदर टाइम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जोड़ेंगे एसबीआई की, और एसबीआई ने जो पीएनबी में पैसा जमा करके रखा है उसको घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, अगर कोई बैंक है XYZ बैंक, उसके पास डिमांड लायबिलिटी है 1000 रुपये और टाइम लायबिलिटी है 2000 रुपये। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना आप। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अब नाम लूंगा, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी, डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसको क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी XYZ बैंक के पास डिमांड लायबिलिटी 1000 रुपये है, टाइम लायबिलिटी 2000 रुपये है और अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 100 रुपये है, तो उस बैंक का 200 रुपये दूसरी बैंक में डिपॉजिट है। ठीक है, तो ऐसे इस बैंक का एनडीटीएल कुछ इस तरह से होगा। एनडीटीएल बराबर, फॉर्मूला हमें पता है, डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट्स इन अदर बैंक। तो डिमांड लायबिलिटी 1000 रुपये, टाइम लायबिलिटी प्लस 2000 रुपये और अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी प्लस 100 रुपये और माइनस जो इस बैंक का पैसा दूसरी में जमा है वो है 200 रुपये। तो ये टोटल आ जाएगा 2900 रुपये एनडीटीएल आ जाएगा और इस 2900 रुपये पर वो CRR SLR ये जो है कैलकुलेट करेगी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई जो है इंडिया की सेंट्रल बैंक है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे संसद में बिल पास करके बनाया गया था। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, करेंसी प्रिंट करने के, नोट छापने के लिए इसकी ये जिम्मेदारी है। किसकी, आरबीआई की जिम्मेदारी है नोट छापने की। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना देना है, मार्केट में पैसा बढ़ाना है या मार्केट से पैसा खींचना है, तो सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करती है आरबीआई और करेंसी को भी प्रिंट करती है आरबीआई। बाकी डिटेल में आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे इसके और डिटेल में क्या क्या काम करती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया की सेंट्रल बैंक है और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर ये जो है काम करती है। आपके लिए प्रश्न यहाँ पे ये है कि आपको बताना है भारत सरकार में प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, अदरवाइज हमें टेलीग्राम चैनल पे भी जवाब दे सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और ये इसकी जिम्मेदारी है जो इंडिया की मार्केट है उसमें इंडियन रुपी को की सप्लाई करने के लिए ये जिम्मेदार है, कितना पैसा भेजना है, कितना मार्केट से खींचना है। ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मैन पेमेंट, अपने देश का दूसरे देशों के साथ जो पेमेंट होता है, लेन देन होता है, उसको भी मैनेज करती है भारत की रिजर्व बैंक। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, हर लाइन पर क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, और प्रमोट करती है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है। अब ध्यान रखिए, हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक टर्म होती है जो डिटेल में हम मॉनेटरी पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। ठीक है, तो अंटिल द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2016, मॉनेटरी पॉलिसी 2016 में एस्टेब्लिश की गई थी। उससे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करती थी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
बनाई गई थी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई गई थी। उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने का काम भी आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट किया जाता था। ठीक है, अब ये इसका जो ऑपरेशन है, इसने काम करना शुरू कब किया? 1 अप्रैल 1935 को। पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के बिहाफ पर इसको बनाया गया था और इसने काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसमें जो ओरिजिनल शेयर कैपिटल वाज डिविडेंड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड। 100 रुपये के शेयर थे इसके शुरुआत में। और फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था 1 जनवरी 1949 को। पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेंबर बैंक ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन। एशियन क्लियरिंग यूनियन की ये मेंबर बैंक है, आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई लाइज विद द 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें जो है 21 मेंबर होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो किस किस से मिलकर बने होते हैं। एक होता है इसका मुख्य गवर्नर होता है आरबीआई का। आपके लिए प्रश्न है, आपको जवाब देना है आरबीआई का करंट में गवर्नर कौन है। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर की मदद करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, उसका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये यूजुअली इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, और 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए 10 डायरेक्टर भी होते हैं जो यहाँ काम करते हैं। और 4 डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड फॉर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। इन चारों जगह ब्रांचेस हैं आरबीआई की मेन, तो इनके जो डायरेक्टर हैं वो भी इन 10 डायरेक्टर में शामिल होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। और ये हर लोकल बोर्ड मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और दिल्ली का who represent regional interest and in the interest of cooperative and indigenous बैंक। ध्यान रखना है आपको, आरबीआई का स्ट्रक्चर हम समझते हैं, आरबीआई की संरचना हम समझते हैं। आरबीआई का जो हेड होता है वो गवर्नर होते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, अभी शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे गवर्नर हैं जिनकी एजुकेशन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में नहीं है, ये एमए हिस्ट्री हैं। ध्यान रखना है आपको, एमए हिस्ट्री हैं और आरबीआई को संभाल रहे हैं। ठीक है ना, अजीब लगता होगा पर ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। तो ये पहले ऐसे गवर्नर हैं अभी तक के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस जिनकी क्वालिफिकेशन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, ये एमए हिस्ट्री हैं। देयर आर करेंटली 4 डेप्यूटी गवर्नर। हमने डिस्कस किया कि गवर्नर की मदद करने के लिए 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। वो गवर्नर कौन से हैं? डेप्यूटी गवर्नर्स महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव और माइकल पेट्रांड और रविशंकर। ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी आपको याद रखने हैं। द आरबीआई हैज़ 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन। आरबीआई के 4 जो है रीजनल सेंटर हैं। नॉर्थ नई दिल्ली में नॉर्थ में, और चेन्नई में साउथ में, और कोलकाता में ईस्ट में, और मुंबई में वेस्ट में। ये 4 सेंटर हैं मेन। द रिप्रेजेंटेशन आर फॉर्म्ड बाई 5 मेंबर्स अपॉइंटेड फॉर 4 years by the central government and with the advice of the central board of director, serves as a forum for regional banks and to deal with the delegated task from the central board. It has 2 training college. आरबीआई जो है 2 ट्रेनिंग कॉलेज भी हैं आरबीआई के, जिसमें आरबीआई में जो बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स की। ये कहाँ पर हैं, कौन से हैं ये? रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज नाम से है एक चेन्नई में, और एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे में। ठीक है, ये 2 कॉलेज हैं आरबीआई के जिनमें ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा 3 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन हैं जो आरबीआई के द्वारा चलाए जाते हैं। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट NIBM, और दूसरा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, और इसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये आरबीआई के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। देयर आर ऑल्सो 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी हैं आरबीआई के, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में और नई दिल्ली में।
अब ब्रीफ हिस्ट्री हम समझते हैं आरबीआई की। हमने एक्चुअली में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है सॉरी, जो हम डिस्कस करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई की जो स्थापना है किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने ये शामिल किया है। आपको याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। पूछा गया प्रश्न है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना है। और इट वॉज स्टार्टेड एज अ शेयर होल्डर्स बैंक विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। शुरुआत में 5 करोड़ की कैपिटल के साथ इसको शुरू किया गया था, और शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में मुंबई में इसको लाया गया हेडक्वार्टर को, ठीक है। और शुरुआत में आरबीआई प्राइवेट हाथों में थी, क्योंकि नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ है, तब सरकार के हाथों में आई है, लेकिन 1949 से पहले ये प्राइवेट हाथों में थी, प्राइवेट लोग इसको चला रहे थे। तो शुरुआत में ये प्राइवेट हाथों में थी, बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में, ये याद रखना है। जिस तरह से हम इंडियन पॉलिटी में प्रीएम्बल पढ़ते हैं ना, उस तरह से आरबीआई का भी एक प्रीएम्बल है, प्रस्तावना। उसमें क्या लिखा है? द प्रीएम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक एज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट को इशू करने का रेगुलेशन करेगी, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी का वैल्यू कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, उसको सिक्योर करने के लिए ये आरबीआई काम करती है। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, और करेंसी को मैनेज करने के लिए, और इंडिया का जो क्रेडिट सिस्टम है लेन देन का, उसको मैनेज करने के लिए भी आरबीआई काम करती है। ये इसका प्रीएम्बल में ये लाइनें लिखी गई हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है? देखिए, करेंसी इशू करने का काम करती है, करेंसी प्रिंट करने का काम करती है, और डेवलपमेंटल रोल भी होते हैं। डेवलपमेंटल रोल करती है, जैसे कि पॉलिसी नई पॉलिसी बनाना, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, ठीक है, वो काम भी करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। और भारत सरकार के लिए ये बैंकर का काम करती है। भारत सरकार का जितना भी लेन देन होता है, सबकी देखभाल ये करती है। और भारत सरकार को पैसा और कर्ज चाहिए होता है, तो भी आरबीआई कर्ज देती है उसको डेवलपमेंटल वर्क के लिए, क्योंकि भारत सरकार के पास बहुत सारा काम होता है, डेवलपमेंटल काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है, पुल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, एम्स बनाने हैं, आईआईटी बनाने हैं, आईआईएम्स बनाने हैं, बहुत से काम करने होते हैं। तो सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार के लिए बैंकर का काम भी करती है आरबीआई, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक है हमारे, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई से ये कर्ज लेते हैं। भाई, आम आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है, वो कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंकों के पास, एसबीआई के पास ही जाओगे ना आप लोग, हम लोग। लेकिन सोचिए, अगर एसबीआई के पास भी पैसे की कमी है, उसको भी ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी वो, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई काम करती है, सीआरआर, एसएलआर के माध्यम से, फिस्क मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम भी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके अंडर है? आरबीआई के अंडर है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन होते हैं। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कोई भी बैंक लोगों के साथ गलत ना कर सके, तो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का है। ये देख पा रहे हैं, बहुत सारी बैंक्स हैं इंडिया में चलती हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, अब तो काफ़ी मर्ज हो गई हैं बैंक हैं, ठीक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ये सारी बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। फंक्शन ऑफ आरबीआई ये इमेज फॉर्म में दिखाया गया है, वैसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, बैंकर्स का बैंक होता है, करेंसी इशू करना, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, विदेश से जो डॉलर आता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उसको सेफ रखा जाता है, उसको मैनेज भी आरबीआई करता है। विदेश से जो डॉलर आता है, सप्लाई होती है। भाई, इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं ना, तो अपने घर वालों को वो पैसा बचा बचा के भेजते हैं ना हर महीने, तो डॉलर में ही तो भेजेंगे। तो डॉलर का लेन देन का जो हिसाब किताब है, वो भी देखती है कि इंडिया में डॉलर कितनी सप्लाई हो रही है। डेवलपमेंटल फंक्शन भी होते हैं। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है। और डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, जो नकली नोट मार्केट में चलते हैं, उनका पता भी आरबीआई लगाता है, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई, बैंकर्स टू बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, करेंसी इशू करना,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करना, ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, भारत की इंडियन रुपी की जो वैल्यू है ना गिर जाए उसको भी देखभाल करता है, ये उसको भी मैनेज करता है, ठीक है। प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, बाहर इंडिया की करेंसी की वैल्यू ना गिर जाए उसको भी देखता है। और प्राइस स्टेबिलिटी, ज़्यादा रेट बढ़ ना जाए किसी सामान के, कम ना हो जाए, उसको भी देखता है। और प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करता है? दो तरह की बैंकों को, शेड्यूल बैंकों को और नॉन शेड्यूल बैंकों को। नॉन शेड्यूल बैंकों में तो ज़्यादा ये जो है असंगठित क्षेत्र होते हैं, ये इन पर डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे हम। शेड्यूल बैंक में दो तरह की बैंक आती हैं, आपको याद रखना है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक आएंगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक आएंगी, विदेशी बैंक आ जाएंगी और रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक है वो आ जाएंगी। और कोऑपरेटिव में आ जाएंगी आपकी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो राज्य चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अदर कोऑपरेटिव बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और उसकी एसोसिएट हैं वो आ जाएंगी, नेशनलाइज्ड बैंक अदर बैंक वो हैं और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी आ जाएंगी। फॉरेन बैंक में आपकी यस बैंक आ जाएगी, बैंक ऑफ अमेरिका आ जाएगी, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक में जो ग्रामीण बैंक आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने शुरुआती लेक्चर है हमारा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में। अगले पार्ट में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी शानदार लेक्चर होगा वो भी, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो पहले तो आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी हमें बता सकते हैं, हम उस क्वेरी को आपकी को सॉल्व करेंगे। हमारा मकसद है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको छोड़कर ना आए, अटैम्प्ट करके आएँ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसी टॉपिक का। काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसलिए हमें बारीकी से समझाना पड़ रहा है, इसलिए पार्ट्स ज़्यादा होंगे इसके। कोशिश करेंगे दूसरे पार्ट में ख़त्म हो जाए, नहीं होता है तो तीसरा पार्ट भी इसका आएगा, ठीक है। तो इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच।